Hi guys, how are you? कैसे हैं आप लोग? Hope so you all are good. So guys, we were doing chapter of portfolio और लास्ट क्लास यानी कि जो कल मैंने क्लास रिकॉर्ड करी थी, आई एम वेरी श्योर कि उसमें हमने प्रैक्टिकल पोर्शन सारा कवर अप कर लिया था, जिसको मैं जस्ट इन 5 मिनट्स रिवाइज कराऊंगा एंड देन उससे रिलेटेड हम लोग थ्योरी भी आज पढ़ेंगे. गाइज एक चीज मैं आपको एक तरह से वार्निंग दे रहा हूं, आप समझ लीजिए, ठीक है? बिकॉज आपके इस बैच में मुझे वो पोटेंशियल नहीं दिखता जो मैं ढूंढता हूं उन बच्चों में जिनके लिए मैं क्लासेस अपलोड करता हूं. क्लियर है? सो मैं आपको एक चीज बता दूं कि मैं कोई भी वीडियोस अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए नहीं डालता, व्यूज बढ़ाने के लिए नहीं डालता, ठीक है? ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर होता है, क्लियर कट योर बेनिफिट, ठीक है? और जब मुझे लगता है कि आपका उसमें कोई बेनिफिट आप नहीं चाहते हैं तो फिर मुझे उसमें टाइम वेस्ट लगना शुरू हो जाता है. क्लियर है? सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? सर मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले 2-3 लेक्चर से मैं क्वेश्चन पूछता हूं, बट आप में से 1 या 2 बच्चे ही उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देते हैं, रेस्ट वहां पर उसका मुझे आंसर नहीं देते. इसका सिंपल सा मतलब यह है कि या तो आप लास्ट तक वीडियो देखते नहीं हो, या फिर अगर आप देखते हो तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको वो आंसर देना है या नहीं. एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपको वो आंसर देना है या नहीं, तो मुझे भी फर्क नहीं पड़ता कि मैं आपको पढ़ाऊं या ना पढ़ाऊं. क्लियर है? सो प्लीज मेक श्योर आई एम नॉट अमंगस्ट दोज टीचर्स जो यूट्यूब पे इसलिए आ रहे हैं जस्ट दिखावे के लिए कि ओके फाइन मुझे व्यूज चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए एंड ऑल दैट. इट इज क्लियर कट फॉर योर बेनिफिट, एंड जहां मुझे लगेगा कि आप उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे, आई विल सेव माई टाइम, आई विल ट्राई टू गिव दैट टाइम टू अनदर बैच जिसको एक्चुअल में जरूरत है उन क्लासेस की. क्लियर है? सो दिस इज अ वार्निंग नाउ. सो प्लीज मेक श्योर डोंट स्पॉइल माई मूड, बिकॉज जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं बहुत दिल से पढ़ाता हूं एंड आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू ऑल कि आप भी उतना डेडिकेशन से पढ़ाई करें. क्लियर है? सो आई एम नॉट ऑब्लिगेटरी कि मैं आपको इस तरह से रिविजन क्लासेस दूं. आई एम जस्ट गिविंग बिकॉज आई वॉन्ट दिल से कि यू पीपल शुड स्कोर गुड मार्क्स. क्लियर है? बट अगर आप नहीं चाहेंगे ना टू स्कोर गुड मार्क्स, तो सर भगवान भी अगर चाह लेना तो भी आपके नंबर नहीं आएंगे. क्लियर है? तो इसलिए जब तक आप अपनी खुद से हेल्प नहीं करेंगे, नोबडी विल कम टू हेल्प यू आउट, राइट? तो प्लीज मेक श्योर. इट इज एक्चुअली, आपको लग रहा होगा मैं थोड़ा गुस्से में बोल रहा हूं. yes, because actually I am disappointed with you all, because you people are not actually understanding the importance of these classes. ठीक है ना? ये क्लासेस की इंपॉर्टेंस आपको आपके एग्जाम में दिखेगी जब आप इन क्लासेस को देखोगे कि यस हमने इतने बढ़िया क्रक्सेस बना रखे हैं और कितनी जल्दी हमारे चैप्टर्स जो हैं वो रिवाइज हो रहे हैं. ठीक है? ये आपको तब समझ आएगा. लेकिन ऐसा ना हो कि मैं ये सीरीज बंद कर दूं तो फिर वो समझ आएगा भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. क्लियर है? सो प्लीज मेक श्योर कि जो भी मैं पूछता हूं उसका आंसर मुझे चाहिए, मतलब चाहिए. आप समझ लीजिए मुझे चाहिए. क्यों चाहिए सर? बिकॉज मुझे जब तक आपकी तरफ से रिस्पॉन्स नहीं दिखेगा, डेफिनेटली मुझे नहीं मन करता कि मैं उस बैच के लिए एफर्ट करूं जो रिस्पॉन्सिवनेस नहीं देगा. क्लियर है? चलिए. और फाइनल के बच्चे अच्छे से जानते हैं, उनका फॉरेक्स का चैप्टर मैंने बीच में ही ड्रॉप कर दिया था. बीच में ड्रॉप कर दिया था. आई वॉज इन वेरी गुड मूड. मैंने फॉरेक्स के 3 लेक्चर्स बहुत अच्छे मूड से डाले एंड आई वाज प्लानिंग कि मैं डेरिवेटिव भी डालूंगा, सब कुछ डालूंगा, बट उन्होंने रिस्पांस नहीं करा. मैंने 3 क्लासेस दी एंड आई सिंपली ड्रॉप्ड इट. 3 क्लासेस के बाद नाउ डेली बेसिस पे दे यूज्ड टू मैसेज मी कि सर प्लीज उसको दोबारा से स्टार्ट कर दो, फॉरेक्स कंप्लीट करा दो. आई एम नॉट इंटरेस्टेड. क्लियर है? बिकॉज मेरा इंटरेस्ट सिर्फ तभी होगा जब आप लोगों का इंटरेस्ट होगा. क्लियर है? बट आप नहीं पढ़ना चाहते, इट्स फाइन. मुझे फिर नहीं पढ़ाना उन बच्चों को जो नहीं पढ़ना चाहते. क्लियर है? चलिए. सो आई वेरी श्योर कि नाउ जो भी मैं पूछूंगा आप उसका आंसर देंगे. तो मैक्सिमम फॉर 2-3 क्लासेस आई विल वॉच. अगर 2-3 क्लासेस के अंदर इफ आई एम नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ रिस्पॉन्स, सो सॉरी, दिस सीरीज एट 9 PM विल बी स्टॉप्ड. क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं. हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर ऑफ पोर्टफोलियोज. आइए देखते हैं
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने इसमें सबसे पहले पढ़ा था कि किसी भी सिक्योरिटी को एनालाइज करते समय यू नीड टू एंश्योर कि हम लोगों को उसका रिटर्न और उससे रिलेटेड रिस्क ये कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, रिटर्न निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, समेशन ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, और यहां हमने पढ़ा था r माइनस आर बार स्क्वायर डिवाइड बाय n का स्क्वायर रूट। क्लियर है? ठीक है, फिर हम लोगों ने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, दैट वाज समेशन ऑफ रिटर्न इनटू प्रोबेबिलिटी, और यहां हमने फॉर्मूला पढ़ा था समेशन ऑफ r माइनस आर बार का स्क्वायर इनटू प्रोबेबिलिटी। राइट, सो दीज वर द केसेस जहां पर हमने रिटर्न और रिस्क निकालना सीख लिया था। ठीक है, इसके अलावा हमने सिक्योरिटीज से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट और सीखा था, दैट वाज कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। आई टोल्ड यू दैट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाइज बिटवीन -1 to 1। ये -1 और 1 के बीच में लाई करेगी। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि बेसिकली अगर आप डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट लेना चाहते हैं तो यू विल हैव टू एंश्योर दैट कोरिलेशन की वैल्यू शुड बी -1 या नेगेटिव होनी चाहिए। अगर तो -1 होगा तो ये परफेक्ट डाइवर्सिफिकेशन होगा और यहां पर हमारा जो रिस्क लेवल होगा वो सबसे लीस्ट होगा। लेकिन अगर r की वैल्यू +1 आ जाती है तो याद करेंगे क्या यहां पर हाईएस्ट रिस्क पाया जाएगा। क्लियर है? जैसे जैसे r की वैल्यू लेफ्ट से राइट जाती है, याद रखना हमारा रिस्क बढ़ना शुरू हो जाता है। क्लियर है? ठीक है सर। इसके बाद हमने सिक्योरिटी से रिलेटेड एक सिस्टमैटिक रिस्क निकालना सीखा था, दैट वाज बीटा सिक्योरिटी, एंड मैंने डिटेल में आपको समझाया था कि बीटा का मतलब क्या होता है। तो हम लोगों ने समझा था कि बीटा इज सिस्टमैटिक रिस्क, दैट इज फ्लक्चुएशन इन द सिक्योरिटी रिटर्न ड्यू टू मार्केट। अब क्योंकि हम सिक्योरिटी का फ्लक्चुएशन ड्यू टू मार्केट स्टडी करते हैं तो आपको याद होगा कि बीटा की वैल्यू कैन बी 1, कैन बी मोर देन 1, कैन बी लेस देन 1। तो इसका इंटरप्रिटेशन हमने सीख लिया था कि अगर बीटा की वैल्यू इज एग्जैक्टली 1 तो रिस्क ऑफ सिक्योरिटी विल बी सेम एज रिस्क ऑफ मार्केट। ठीक है जी, वेयर बीटा इज मोर देन 1, लेट्स से 1.2, देन तो मैंने कहा था कि सिक्योरिटी 20% ज्यादा रिस्की है एज कंपेयर टू मार्केट, और अगर ये लेस देन 1, लेट्स से 0.7, तो सिक्योरिटी 30% लेस रिस्की है एज कंपेयर टू मार्केट। वेरी गुड। सो इफ बीटा से 1.2 तो हमने यहां पे क्या पढ़ा था, दैट रिस्क ऑफ सिक्योरिटी इज मोर देन रिस्क ऑफ मार्केट। ठीक है, कितने से? बाय 20%। इसका मतलब लेट्स से अगर मार्केट में गिरावट आएगी बाय 10%, सो सिक्योरिटी में भी गिरावट आएगी बट नॉट एग्जैक्टली 10%, बट इट विल बी 20% हायर। सो 10 का 20 यानी कि 2% हायर, तो क्या 12% की गिरावट आएगी? यस। सो बीटा की वैल्यू अगर 0.7 आ जाती है तो दैट मीन्स इट इज 30% लेस। सो मीनिंग देयर बाय अगर रिस्क लेवल इज 30% लेस, सो अगर मार्केट गिरेगी 10 से तो हमारा सिक्योरिटी भी गिरेगा बट नॉट बाय 10, बाय 7%। कैसे पता चला सर? 10 का 30%, 3% लेस कर दो तो क्या 7% से गिर जाएगा। क्लियर है? अब आप चाहो ना इसको एक सिंप्लीफाइड वे में भी लिख सकते हो। लिख लो, अगर बीटा 1.2 है तो इसका मतलब फ्लक्चुएशन जो भी आएगा इन सिक्योरिटी वो 1.2 टाइम्स होगा फ्लक्चुएशन इन मार्केट। सिंपल, ऐसे लिख दो आप। अब मान लो फ्लक्चुएशन इन मार्केट अगर 10% है तो 1.2 ऑफ 10% क्या 12% आ जाएगा। ठीक है ना? अगर फ्लक्चुएशन 15% है तो 15 इंटू 1.2 विल बी द फ्लक्चुएशन इन द सिक्योरिटी। क्लियर है? ठीक है सर। इसके अलावा फिर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर हमें प्राइसिंग पता करानी हो कि वेदर अ सिक्योरिटी इज ओवर प्राइस, अंडर प्राइस, करेक्टली प्राइस्ड, तो उसमें हम लोग क्या निकालते थे? कौन बताएगा? सर CAPM से हम लोग निकालना सीखते थे डिजायर्ड रिटर्न। वेरी गुड। और कौन मुझे बताएगा जब हम CAPM मॉडल अप्लाई करते थे टू फाइंड आउट डिजायर्ड रिटर्न, तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा था, दैट इज RF प्लस बीटा सिक्योरिटी इंटू RM माइनस RF। क्लियर है?
और अगर मैं ये कहूं कि एक्चुअल रिटर्न ज्यादा है आपकी डिजायर से, तो ये सिक्योरिटी बहुत अच्छी थी, इसको हम क्या बोलते थे, अंडर प्राइस्ड। अगर एक्चुअल रिटर्न एंड डिजायर रिटर्न बोथ आर सेम, तो इसको हम बोलते थे करेक्टली प्राइस्ड। एंड अगर एक्चुअल रिटर्न इज लेस देन डिजायर रिटर्न, गंदी सिक्योरिटी, और इसको क्या बोलते थे हम, ओवर प्राइस्ड। पुराना वाला करा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा फास्ट रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है जी, ठीक है सर। तो हमारा प्राइसिंग CAPM मॉडल भी समझ आ गया हमें, यस सर, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बोला था कि अगर मान लो पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, तो हमें अब इंटरेस्ट है पोर्टफोलियो के रिटर्न में, पोर्टफोलियो के रिस्क में। तो वहां पर हमने पोर्टफोलियो का रिटर्न एंड पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना सीखा था। याद आ रहा है किसी को? हाँ सर, याद तो आ रहा है हमें। तो आप में से कोई मुझे बताएगा पोर्टफोलियो का रिटर्न का फॉर्मूला क्या था? सर, रिटर्न ऑफ एक्स, वेट ऑफ एक्स, रिटर्न ऑफ वाई, वेट ऑफ वाई, लाइक दिस गो ऑन। और जब रिस्क की बात आती थी तो 3 पैरामीटर होते थे, रिस्क ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स का स्क्वायर, रिस्क ऑफ वाई इंटू वेट ऑफ वाई का स्क्वायर, प्लस ट्वाइस ऑफ रिस्क ऑफ एक्स, वेट ऑफ एक्स, रिस्क ऑफ वाई, वेट ऑफ वाई, इंटू कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। याद आ गया? यस सर, ठीक है। अब जब बात आ जाती है कोरिलेशन की, तो कोरिलेशन कैसे निकालते थे, उसका फॉर्मूला भी मैंने आपको दिया था, इफ यू रिमेंबर। कौन बताएगा कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या था? सर, कोरिलेशन का फॉर्मूला आपने दिया था कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोवेरियंस कैसे निकलता है बता बच्चे? सर, इसके 2 फॉर्मूले हमने लिखे थे, आर एक्स माइनस आर एक्स बार इंटू पी, ना सॉरी, आर वाई माइनस आर वाई बार इंटू प्रोबेबिलिटी, या फिर समेशन ऑफ आर एक्स माइनस आर एक्स बार, आर वाई माइनस आर वाई बार डिवाइड बाय एन। ठीक है जी। सो दोनों में से हम कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते थे फॉर कंप्यूटेशन ऑफ कोवेरियंस। क्या सबको क्लियर? Yes sir. So covariance done, standard deviation of x, standard deviation of y done. Using this formula we can easily calculate coefficient of correlation. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसके बाद अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने सीखा था कंप्यूटेशन ऑफ वेट्स। तो मैंने आपको 3 सिचुएशंस बताई थी कि जब भी वेट्स निकालना होगा, या तो वो आपको ये दे देगा डिजायर्ड रिटर्न कितना है, तो आप डिजायर्ड रिटर्न से इक्वेट करके वेट्स निकाल लेना, या फिर वो दे देगा डिजायर्ड रिस्क कितना है, या वो ये सिंपली बोल देगा कि मुझे रिस्क को क्या करना है, मिनिमाइज। अगर क्वेश्चन में ये आ गया कि रिस्क को मिनिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बताइए, तो मैंने आपको एक उसमें 2 फॉर्मूले बताए थे। व्हेन r इज इक्वल टू -1 अलग तरीका होता है, एंड व्हेन r इज नॉट इक्वल टू -1 तो अलग तरीके का होता है। हालांकि मैंने आपको ये दोनों पे क्वेश्चन दिया था, बट बहुत अफसोस की बात है कि किसी भी बच्चे ने उसका आंसर मुझे नहीं दिया। सो इट वॉज डिसअपॉइंटिंग। एक स्टूडेंट ऐसा नहीं था, सिंगल स्टूडेंट ऐसा नहीं था आप में से जिसने वो 2 क्वेश्चन के आंसर्स मुझे दिए हों। ठीक है, सो इसीलिए मैं आई वॉज अनॉयड। मुझे लगा कि यार ये बच्चे बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। आज संडे है एंड स्पेशली आपकी क्लास के लिए मैं इंस्टीट्यूट में आया हूँ, सारे काम छोड़कर आया हूँ। सो आई एम सो मच डेडिकेटेड फॉर यू ऑल। ठीक है कि मैं संडे को भी, मेरे घर में गेस्ट आए हुए हैं, बट मैंने कहा नहीं, आई हैव अ क्लास विद माय स्टूडेंट्स, तो मुझे अपने ऑफिस जाना पड़ेगा। सो आई ऑल द वे केम टू माय इंस्टीट्यूट और आपकी क्लास लेने के लिए। बट आप लोगों के पास इतना समय नहीं है कि आप मेरे क्वेश्चन का मुझे आंसर दो, जो कि बेनिफिट आपका ही है, मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। आप आंसर मुझे दे दोगे, मेरा क्या बेनिफिट है? आपका ही बेनिफिट होगा उसमें। क्लियर है ना? आपको ही लगेगा कि हाँ मैंने क्वेश्चन ट्राई कर लिया, तो आपको डेफिनेटली वैसा क्वेश्चन पेपर में आएगा तो आप कर पाओगे। क्लियर है? सो एंड ऑफ द डे आप अपने बेनिफिट के बारे में नहीं सोच पा रहे, एंड आई एम स्ट्रेट अवे कमिंग फ्रॉम माई हाउस 9 बजे जस्ट फॉर योर बेनिफिट। नाउ सी द डिफरेंस। सो दिस इज व्हाट एक्चुअली आई वांट टू शो यू, कि यहां पर आप डिफरेंस देख लीजिए कि आप अपने बारे में नहीं सोच सकते कि आपके लिए अच्छा क्या और बुरा क्या है, एंड आई एम थिंकिंग फॉर यू पीपल। अपने बारे में नहीं सोच रहा मैं, आपके बारे में सोच रहा हूं कि आपका बेनिफिट इसमें कैसे हो सकता है। क्लियर है? सो प्लीज मेक श्योर आप अपना बेनिफिट अपने लिए ही करो यार, मेरे लिए मत करो। एंड फॉर यू इट इज गुड इफ आई एम आस्किंग एनी क्वेश्चन, प्लीज आंसर इट। क्लियर है? ठीक है सर। अच्छा, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, सर क्लास हम बाद में देख लेंगे। अरे बाद में देखने का कोई मतलब नहीं है। आपको मालूम है जब लाइव क्लास चलती है तो आप 2 घंटे भी बैठ जाते थे, 3 घंटे भी बैठ जाते थे। रिकॉर्डेड क्लास इज जस्ट लाइक अ मूवी। जब देखी नहीं देखी, आधी देखी,
तो उसमें मजा नहीं आता। लाइव क्लास लेने का इंटेंट ही मेरा यही था कि आप मेरे साथ एंड तक जुड़े रहो, नहीं तो मुझे भी क्या था, मैं भी रिकॉर्डेड क्लास दे देता आपको, है ना। तो लाइव क्लास लेने का मजा क्या था कि आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सको और लाइव आप मेरे साथ बैठ के बात कर सको। क्लियर है ना, दैट वाज द इंटेंट। चलो, वेरी गुड। सो लेट्स स्टार्ट नाउ टुडेज क्लास। सो दिस इज व्हाट वी डिड इन द लास्ट क्लास। ओके सर, गुस्सा छोड़ दो। ओके, छोड़ दिया तो तुम भी वादा कर दो। कर दिया तो ठीक है, तुमने वादा किया, मैंने गुस्सा छोड़ा। ठीक है, चलो आ जाओ। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। ऊपर हेडिंग डालनी है आपने। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, टॉपिक्स लिख लीजिए। एक तो मुझे आपको पढ़ाना है सिक्योरिटी मार्केट लाइन। ठीक है ना, सिक्योरिटी मार्केट लाइन। ठीक है ना, व्हाट इज सिक्योरिटी मार्केट लाइन? ये एक तरह से ना ग्राफिकल मॉडल है CAPM का बेटा। ठीक है जी, ग्राफिकल मॉडल है किसका? कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल का। अब सिक्योरिटी मार्केट लाइन बेसिकली क्या है? क्योंकि ये एक लाइन है तो लिख लीजिए, इट प्रोवाइड्स अस लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन रिटर्न एंड सिस्टमैटिक रिस्क। जो जो शब्द लिखवाऊंगा ना वैसे ही पेपर में आएगा। ठीक है ना, एक लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन दो कंपोनेंट, वन इज रिटर्न, द अदर वन इज सिस्टमैटिक रिस्क, दैट इज बीटा ऑफ एनी सिक्योरिटी। क्लियर है? एक ऐसी लाइन है जो हमें लीनियर रिलेशनशिप प्रोवाइड करती है बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। यहां पे रिस्क से मेरा क्या मतलब है? बीटा फैक्टर। याद रखना, वाई एक्सिस पे हम लोग रिटर्न रखते हैं, ये पेपर में आ सकता है एग्जीक्यूटिव वालों के, और एक्स एक्सिस पे हम लोग रखते हैं बीटा वैल्यू। वाई एक्सिस पे हम किसको रखते हैं? रिटर्न्स को, और एक्स एक्सिस पे हम किसको रखते हैं? बीटा वैल्यू को। ठीक है, तो आइए देखते हैं जरा। सपोज करो ये हम एक ग्राफ बना रहे हैं, दिस इज बीटा एंड दिस इज रिटर्न। क्लियर है? अब यहां से लेट्स से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी जिसको हमने क्या नाम दे दिया? सिक्योरिटी मार्केट लाइन। अब ये लाइन कैसे बनती है वो भी हम पढ़ेंगे। अब हमसे ये कहा जा रहा है, इस लाइन को पढ़ते कैसे हैं? कहते हैं सिक्योरिटी मार्केट लाइन हमें एक मैसेज दे रही है, और वो मैसेज क्या है कि अगर किसी सिक्योरिटी का बीटा इज 0.5 तो उसका रिटर्न समवेयर अराउंड इतना होना चाहिए। अगर उसका बीटा 1 है, यानी कि रिस्क बढ़ गया, तो उसका बीटा अगर 1 है तो उसका रिटर्न इतना होना चाहिए। तो बेसिकली ये हमें बताना चाह रहा है कि पर्टिकुलर बीटा पे सिक्योरिटी का डिजायर्ड रिटर्न कितना होना चाहिए। क्लियर है? ठीक है सर। अब मेरा जो क्वेश्चन है वो आप ध्यान से सुनेंगे, और ऐसा ही क्वेश्चन पेपर में आएगा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आप बताओ, अगर कोई सिक्योरिटी SML के नीचे प्रिवेल कर रही है, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यह है कि इतने बीटा पर वो इतना रिटर्न दे रही है सिर्फ। मुझे बताओ आपको कितना चाहिए था? सर हमें तो इतना चाहिए था, लेकिन वो कम दे रही है। तो जो सिक्योरिटी SML के बिलो है, क्या वो बेकार सिक्योरिटी है? यस। तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे यूजलेस सिक्योरिटी, और यूजलेस सिक्योरिटीज आर ऑलवेज ओवर प्राइस्ड। ये ध्यान रखना, ये हमने पहले भी पढ़ा था CAPM में। तो अगर आपको SML के बेसिस पे ये पूछा गया, हाँ जी, अगर आपको SML के बेसिस पे पूछा गया कि बताओ, SML के बेसिस पे बताओ कि कोई सिक्योरिटी ओवर प्राइस्ड कब होती है, तो आपने क्या कहना है? इफ दैट सिक्योरिटी फॉल्स बिलो SML। क्लियर है? ठीक है सर। कौन मुझे बताएगा, अगर ये सिक्योरिटी SML के ऊपर आ जाती तो क्या ये ओवर परफॉर्म्ड हो जाती, बेटर सिक्योरिटी हो जाती? तो क्या ऐसी सिक्योरिटी बेस्ट सिक्योरिटी मानी जाती है? और बेस्ट चीज हमेशा हमें क्या लगती है? सस्ती। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अंडर प्राइस्ड।
और अगर कोई सिक्योरिटी ऑन एसएमएल आ जाती है, ऑन एसएमएल, तो इसको हम क्या बोलते थे? करेक्टली प्राइस्ड। सिंपल सिंपल। तो इसका मतलब इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर अ सिक्योरिटी इज ओवर प्राइस्ड, अंडर प्राइस्ड, करेक्टली प्राइस्ड, वी ड्रॉ एसएमएल, वी प्लॉट द सिक्योरिटी। इफ सिक्योरिटी इज फॉलिंग बिलो तो हम बोलते थे ओवर प्राइस्ड, अबव अंडर प्राइस्ड एंड ऑन करेक्टली प्राइस्ड। सिंपल, क्लियर है? ठीक है सर। अब एक बच्चे ने पूछा सर एक बात बताओ, एसएमएल ड्रॉ कैसे होती है? तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ एसएमएल? तो लिख लीजिए, इक्वेशन ऑफ एसएमएल वही है जो हमने सीएपीएम में पढ़ी थी। बताओ क्या? रिटर्न इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। ये इक्वेशन है किसका? सिक्योरिटी मार्केट लाइन का। सारे बोलेंगे ये इक्वेशन है किसका? सिक्योरिटी मार्केट लाइन का ये इक्वेशन है। क्या सबको क्लियर है? यस सर। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए, क्वेश्चन में कैसे आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आएगा। हो सकता है कि मैं आपको रिस्क फ्री रेट दे दूं 6%, मार्केट का रिटर्न दे दूं 10% और मैं बोलूं ड्रॉ करो एसएमएल। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों को डेफिनेटली ड्रॉ करना नहीं आएगा क्योंकि एमसीक्यू पेपर में ड्राइंग का तो कोई मतलब ही नहीं है। यस, फाइनल में ये क्वेश्चन ड्रॉ करने वाला आ सकता है, बट फिर भी एग्जीक्यूटिव वालों को ये सीखना चाहिए। रीजन, क्योंकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट तभी स्ट्रांग होगा जब एक्चुअल में आपको पता चलेगा कि एसएमएल बनी कैसे थी। क्लियर है? ठीक है सर। आरएफ दिया है, आरएम दिया है, बीटा नहीं दिया होगा, बीटा आपको लेट करना है, बीटा आपको लेट करना है। तो लिख लेंगे जरा, मैं अभी एक ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा जो एमसीक्यू में भी आएगा, ध्यान से देखेंगे। आपने क्या करना है? रिटर्न इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा आर एम माइनस आर एफ। पहले आप इक्वेशन में डाल दो, आर एफ के बदले में 6 प्लस बीटा, 16 माइनस 6 तो 6 प्लस 10 टाइम्स बीटा, ये एक इक्वेशन बन गई। अब बीटा को आप लेट करना शुरू कर दो, बीटा 0 ले लो। व्हेन बीटा इज 0 तो क्या रिटर्न हमारा 6 आएगा। बीटा 0.5 ले लो तो रिटर्न कितना आएगा? अगर ये 0.5 है तो रिटर्न 11 आएगा। बीटा की वैल्यू 1 ले लो तो रिटर्न कितना आएगा? 16। तो पॉइंट क्या बना? 0, 6, 0.5, 11, 1, 16। तो बेसिकली ये पॉइंट्स आ गए। अब आप इसकी प्लॉटिंग कर दो। जैसे ही आप इसकी प्लॉटिंग करेंगे तो यू विल सी ये हमारे पास क्या ड्रॉ हो जाएगी? एसएमएल। 0 पे 6, 0.5 पे 11, ठीक है ना, 1 पे 16। ये मैंने प्लॉटिंग कर दी और यहां से हमने लाइन ड्रॉ कर दी। समझ आया? तो दिस इज हाउ एसएमएल इज बीइंग ड्रॉन। अब एग्जीक्यूटिव के बच्चों को मैं बता दूं, 99.99% बुक्स के अंदर एक एरर किया हुआ है, और वो एरर क्या है ध्यान से सुनना। उसमें ये पूछा गया है व्हाट इज स्लोप ऑफ एसएमएल। तो अक्सर किताबों में लिखा हुआ है कि स्लोप ऑफ एसएमएल इज बीटा। सॉरी सर, स्लोप ऑफ एसएमएल बीटा नहीं है। रीजन बता देता हूं क्यों। क्योंकि बीटा तो खुद एक्स एक्सिस है। बीटा कौन है? एक्स एक्सिस। तो स्लोप कौन होता है? लिख लीजिएगा, जो एक्स एक्सिस के साथ होता है ना वो स्लोप होता है। तो लिखो, एक पॉइंट लिख लीजिए, स्लोप ऑफ एसएमएल अगर पेपर में आ जाए तो उसको हम बोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमियम। ये स्लोप है बेटा, यानी कि आर एम माइनस आर एफ इज द स्लोप ऑफ एसएमएल। ठीक है, किताबों में गलत दिया हुआ है। जिस किताब में ये लिखा हुआ है, क्या, जल्दी बोलो, जिस किताब में क्या लिखा हुआ है कि स्लोप इज बीटा, वो गलत है। याद रखना, कैरेक्टर लाइन में अभी कराऊंगा एक, उसका स्लोप बीटा होता है। ठीक है ना, लिख लो आप पहले से ही, ताकि आप ना एक ही जगह पे लिख लोगे ना तो आपको याद रहेगा। कैरेक्टर लाइन में अभी कराऊंगा आगे, उसका जो स्लोप होता है ना वो बीटा होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन बेसिकली आ सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है सर, समझ आ गया सर हमें तो। बहुत बढ़िया यार, इंटेलिजेंट बच्चे हो, आंसर नहीं देते बस आप। ठीक है जी, तो एसएमएल हमारा खत्म हो गया। अब लिखो सीएमएल, कैपिटल मार्केट लाइन। पूरा कॉपी पेस्टेड है। ये भी एक लाइन है, तो ये भी हमें क्या प्रोवाइड करेगी? एक लीनियर रिलेशनशिप। किसके बीच में? लिख लो, रिटर्न एंड
टोटल रिस्क के बीच में, ये ध्यान रखना है आपने। इसका मतलब इसमें एक्स एक्सिस पे आता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एग्जीक्यूटिव वाले तो ध्यान रखना कि आपको तो एमसीक्यू में यही पूछ लेगा वो, क्या कि बताओ सीएमएल के अंदर एक्स एक्सिस पे कौन होता है और एसएमएल के अंदर एक्स एक्सिस पे कौन होता है। तो डिफरेंस बहुत क्लियर है, सीएमएल की एक्स एक्सिस पे होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, टोटल रिस्क, और एसएमएल की एक्स एक्सिस पे होता है सिस्टमैटिक रिस्क, दैट इज बीटा फैक्टर। ठीक है ना? ठीक है सर। जब हमें सीएमएल की इक्वेशन बनानी हो तो लिख लो, रिटर्न इज इक्वल टू आर एफ प्लस standard deviation of portfolio upon standard deviation of market into RM minus RF, ये होता है बेटा। अब इसमें जैसे वहां पर बीटा था ना, यहां पे बीटा के बदले में ये दिया होगा, बाकी सारा सेम है। ठीक है सर? ठीक है सर। अब यहां पर आपको क्या क्या गिवन होगा वो मैं आपको बता देता हूं। इसमें भी इंटरप्रिटेशन सेम होती है बेटा। मान लो एक्स एक्सिस के अंदर आपको दिया हुआ है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो और यहां दिया हुआ है रिटर्न। लाइन बिल्कुल वैसे ही ड्रॉ होगी। अगर कोई भी पोर्टफोलियो सीएमएल के नीचे आ जाएगा तो उसको हम बोलते हैं बेकार है, अंडर परफॉर्म्ड है। जो ऊपर चला जाएगा बढ़िया है, ओवर परफॉर्म्ड है। यहां पे प्राइसिंग नहीं लिखते, परफॉर्मेंस लिखते हैं। एसएमएल में हम क्या लिखते थे? प्राइसिंग। सीएमएल में हम क्या लिखते हैं? परफॉर्मेंस। तो यहां पे नीचे रह जाएगा तो अंडर परफॉर्म, ऊपर चला जाएगा तो ओवर परफॉर्म। ठीक है ना? और ये होगा करेक्टली परफॉर्म्ड। ठीक है? और इक्वेशन कैसे बनेगी? एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट्स से आपको आरएफ दिया हुआ है 6%, आरएम दिया हुआ है 16, मार्केट का रिस्क दिया हुआ है 2%। बस ये तीन चीजें दी होंगी आपको, और आपको बोलेगा सीएमएल ड्रॉ करो। क्या ड्रॉ करनी है? सीएमएल। तो कैसे करेंगे सर? इक्वेशन लिखो सीएमएल की, रिटर्न इज इक्वल टू आरएफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट आरएम माइनस आरएफ। ठीक है ना? आरएफ के बदले में 6, मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना? 2%, आरएम कितना? 16, आरएफ कितना? 6। तो 6% प्लस यहां पर आ जाएगा 5 टाइम्स पोर्टफोलियो का रिस्क। अब आपने क्या करना है? बस इसको लेट करना शुरू कर दो। जैसे वहां पे बीटा 0, बीटा 1, बीटा 2 रखते थे ना, यहां पे आप पोर्टफोलियो के स्टैंडर्ड डेविएशन को पहले 0 ले लो, फिर 5 ले लो, फिर 10 ले लो, फिर 20 ले लो। ऐसे आप लेट करते थे ना, क्या 2-3 पॉइंट्स आ जाएंगे, फिर उनको ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास लाइन आ जाएगी कौन सी? सीएमएल। क्लियर है? और जो लाइन के नीचे रह जाएंगे पोर्टफोलियो वो बेकार है, अंडर परफॉर्म्ड है। जो ऊपर चले जाएंगे वो बहुत अच्छे हैं, ओवर परफॉर्म्ड है। जो ऑन द लाइन आएंगे वो करेक्टली परफॉर्म्ड है। सिंपल। तो एसएमएल और सीएमएल में ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि एसएमएल के अंदर हम जो रिलेशनशिप निकाल रहे हैं वो रिटर्न एंड सिस्टमैटिक रिस्क का, और सीएमएल में जो हम निकाल रहे हैं वो रिटर्न एंड टोटल रिस्क का। सिंपल। क्लियर है? ठीक है सर। ठीक है सर। इसके अलावा नेक्स्ट लिखेंगे जरा, मार्कोविट्स मॉडल। मार्कोविट्स मॉडल आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ध्यान से सुनेंगे, एफिशिएंट फ्रंटियर। कॉन्सेप्ट का नाम क्या था? एफिशिएंट फ्रंटियर। अब ये एफिशिएंट फ्रंटियर कैसे बनता था ये हमें सिखाया था किसने? मार्कोविट्स ने। तो मार्कोविट्स ने बेसिकली हमें ये सिखाया कि आप किस तरीके से अमंगस्ट वेरियस पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन कौन से पोर्टफोलियोज आर एफिशिएंट। कम ऑन, कौन कौन से पोर्टफोलियोज जो है वो एफिशिएंट है, ये आप पता लगा सकते हो। ठीक है? तो अगर आपको याद हो तो मार्कोविट्स का क्या कहना था, ध्यान से सुनेंगे। ऑप्टिमल पोर्टफोलियो क्या होता है? ऑप्टिमल पोर्टफोलियो क्या होता है? जो गिवन रिस्क पे मैक्सिमम रिटर्न ऑफर करता है।
यानी कि ऐसा पोर्टफोलियो जो हमें क्या ऑफर करेगा, मैक्सिमम रिटर्न एट गिवन रिस्क। क्लियर है? ठीक है। या फिर एक ऐसा पोर्टफोलियो जो गिवन रिटर्न पे लीस्ट रिस्क प्रोवाइड करेगा। याद रखना, देर आर टू टाइप ऑफ पीपल, वन दोज हु नो देयर रिस्क, तो वो उस रिस्क पे उसको सिलेक्ट करेंगे जिसका रिटर्न ज्यादा होगा। एक आदमी वो होता है जिसको क्या पता होता है मेरी रिटर्न कितनी है, तो क्या वो उस रिटर्न पे वो सिलेक्ट करेगा जिसमें रिस्क सबसे कम होगा। तो ऑप्टिमाइजेशन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू मार्कोविट्ज क्या थी कि वो पर्सन जो गिवन रिस्क पे मैक्सिमम रिटर्न चाहेगा वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा, और जो गिवन रिटर्न पे सबसे कम रिस्क देगा क्या वो ऑप्टिमाइज हो जाएगा। क्लियर है? यस। तो अगर आपको याद हो तो हमने यूजिंग मार्कोविट्ज एक फ्रंटियर बनाना सीखा था बेटा। क्या सीखा था? एक फ्रंटियर बनाना। यहां पे रिटर्न, यहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन, और लेट्स से हम लोगों ने कुछ सिक्योरिटीज को सिलेक्ट कर लिया लाइक दिस। जो सिक्योरिटीज इसके नीचे रह जाती थी ना वो हम छोड़ देते थे, और इसको हमने नाम दिया था ABCD। दिस इज कॉल्ड एज एफिशिएंट फ्रंटियर। और मैंने आपको कहा था कि इस एफिशिएंट फ्रंटियर पे जितनी भी सिक्योरिटीज आपको दिख रही हैं, चाहे वो A हो, B हो, C हो, D हो, क्या ऑल आर एफिशिएंट? ऑल आर एफिशिएंट, सारी एफिशिएंट है, क्योंकि इनमें लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम था। लिख लीजिए, ऑल सिक्योरिटीज या ऑल पोर्टफोलियोज ऑन एफिशिएंट फ्रंटियर आर एफिशिएंट। एफिशिएंट सारे हैं, लेकिन ऑप्टिमल कौन होगा? जो तुम्हारी जरूरत को पूरा करेगा। अब तुम्हारी जरूरत क्या है, ध्यान से देखेंगे। हो सकता है कि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज करना चाह रहे थे, तो मुझे बताओ स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे कम यहां पर है, तो आप A को सिलेक्ट कर लेना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिटर्न को सबसे ज्यादा देखना चाहते हैं, तो फिर वो D सिलेक्ट करेंगे। तो मुझे बताओ, कुछ लोगों के लिए D ऑप्टिमल होगा और कुछ लोगों के लिए A ऑप्टिमल होगा, लेकिन क्या ये दोनों एक्सट्रीम केसेस हैं? बिल्कुल, ये दोनों क्या है? एक्सट्रीम केसेस हैं। क्यों? A के अंदर रिस्क कम है, रिटर्न कम है, और B में जरूरत से ज्यादा रिस्क है, जरूरत से ज्यादा रिटर्न है। तो मेरा क्वेश्चन है, किसी भी पर्सन का ऑप्टिमल कहां लाया करता होगा? एक्सट्रीम पे या इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में। इसीलिए कहा जाता है कि जो ऑप्टिमल पोर्टफोलियो होता है ना, वो बेसिकली कहां पर होता है? जहां पर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होती है। किसकी? इस एफिशिएंट फ्रंटियर की CML के साथ। मान लो ये मैंने CML ड्रॉ कर दिया, तो जहां पर ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमें देखने को मिलेगी ना, दैट विल बी कॉल्ड एज ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। तो पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि एफिशिएंट फ्रंटियर में ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कहां पर होता है, तो आप क्या बोलेंगे? ऑप्टिमल पोर्टफोलियो विल बी the portfolio which will lie at point of tangency of CML। तो हम लोग CML भी ड्रॉ कर देंगे, और CML और इस एफिशिएंट फ्रंटियर का जिस पॉइंट पे कट देखने को मिलेगा, टेंजेंसी देखने को मिलेगी, क्या वही कहलाएगा हमारा ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। क्लियर है? तो एफिशिएंट फ्रंटियर में ऑल आर एफिशिएंट, बट ऑप्टिमल वो होगा जो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। और हमारी जरूरत क्या है? एट मिनिमम, एट गिवन रिस्क रिटर्न फालतू होनी चाहिए, एट गिवन रिटर्न रिस्क सबसे कम होना चाहिए। क्लियर हो गया? यस सर, बिल्कुल समझ आ गया, बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा मार्कोविट्ज मॉडल। क्या था ये हमारा? मार्कोविट्ज मॉडल, जिसने हमें कॉन्सेप्ट दिया था किसका? एफिशिएंट फ्रंटियर का। क्लियर है? ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब अगला कॉन्सेप्ट लिखना है सबने, ECMH, एफिशिएंट कैपिटल मार्केट हाइपोथेसिस। एफिशिएंट कैपिटल मार्केट हाइपोथेसिस कौन मुझे बताएगा? अकॉर्डिंग टू ECMH, वेदर मार्केट में जो सिक्योरिटी प्राइस चलता है वो उस पर हम रिलाय कर सकते हैं या नहीं, ये कैसे पता चलता है? मैं रिपीट करूंगा, मार्केट में मान लो रिलायंस कंपनी का शेयर प्राइस इस समय चल रहा है लेट्स से 2000 रुपए का। क्वेश्चन ये है कि हाउ टू फाइंड आउट कि ये प्राइस सही है या गलत। तो इसके लिए हमें पढ़ना था ECMH थ्योरम। अब कौन बताएगा? ECMH के अकॉर्डिंगली मार्केट के
तीन तरह के बाइफर्केशंस किए गए थे। कौन कौन से, कौन बताएगा? वेरी गुड, सबको मालूम है। एक होता है स्ट्रॉन्ग फॉर्म। एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे ध्यान देना, इस तरह के क्वेश्चन भर भर के दिए हुए हैं पेपर में। दूसरा होता है सेमी स्ट्रॉन्ग और एक होता है वीक फॉर्म। अकॉर्डिंग टू ECMH, कौन बताएगा? मार्केट हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली मार्केट कितने तरह की होती है? तीन तरह की होती है, एक स्ट्रॉन्ग, एक सेमी स्ट्रॉन्ग और एक वीक फॉर्म। वेरी गुड। नाउ कैन यू टेल मी कि स्ट्रॉन्ग फॉर्म कौन सी होती है? सर स्ट्रॉन्ग फॉर्म वो होती है जहां पर ऑल इंफॉर्मेशन, चाहे वो इनसाइडर हो चाहे वो पब्लिक इंफॉर्मेशन हो, इज इन पब्लिक डोमेन। मतलब पीपल नोज अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। और आगे लिखेंगे एंड द प्राइस ऑफ सिक्योरिटी इज बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन। अगर इस इंफॉर्मेशन का इफेक्ट किस पर आ चुका है? प्राइस पे अगर आ चुका है तो लॉ कहता है कि दिस इज स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट। कमन, क्या बोलते हैं? स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट। क्या मतलब है? मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूं। बताओ, अगर आज मान लो रिलायंस का AGM है, ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग है, और उसके अंदर रिलायंस ने कुछ बहुत अच्छी पॉलिसीज निकाली है, तो मुझे बताओ क्या उसका इंपैक्ट अगर इमीडिएटली मार्केट पे पड़ गया और इमीडिएटली अगर मार्केट ने उसके शेयर्स का प्राइस बढ़ा दिया, तो इसका मतलब क्या जो प्राइस आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ करंट इंफॉर्मेशन आ रहा है? यस। तो जब भी ऐसा होता है कि व्हेन प्राइस इज एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ करंट इंफॉर्मेशन, ऑल इंफॉर्मेशन वेदर इनसाइडर और इन पब्लिक डोमेन, तो इट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट। और इसमें जो भी प्राइस आ रहा होगा ना, वो फुल्ली रिलायबल होता है, करेक्ट प्राइस होता है। यानी कि आप ऐसे प्राइस पर पूरी तरह से रिलाय कर सकते हो, और ऐसी मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग भी पॉसिबल नहीं होती है। याद रखना, ऐसी मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग भी पॉसिबल नहीं होती है। अब एक बच्चा कहता है सर इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? देखिए, इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब होता है टेकिंग बेनिफिट ऑफ इनसाइडर इंफॉर्मेशन बाय द फ्यू पीपल। जैसे रिलायंस का अगले महीने कोई क्या करने वाले हैं, वो क्या मुकेश अंबानी को पहले से पता है? तो क्या इसका बेनिफिट मुकेश अंबानी या उसके नियर एंड डियर तो ले सकते हैं ना? यस। तो दैट इज कॉल्ड इनसाइडर ट्रेडिंग। लेकिन अगर मैं कहूं कि मुकेश अंबानी अपने पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं रखता, क्या वो सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डाल देता है, तो क्या उसका बेनिफिट सब ले लेंगे? यस। तो फिर वहां पर कोई इनसाइडर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट नहीं होगा। प्रैक्टिकली स्ट्रॉन्ग फॉर्म प्रिवेल नहीं करती है, ठीक है ना? प्रैक्टिकली नहीं प्रिवेल करती। क्यों? देयर इज ऑलवेज सम इंफॉर्मेशन विच इज नॉट इन द पब्लिक डोमेन, एंड ड्यू टू विच आज भी इनसाइडर ट्रेडिंग्स होती हैं। क्लियर है? यस सर। तो फिर ऐसी मार्केट बोलते हैं सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट। क्या बोलते हैं इसको? सेमी स्ट्रॉन्ग मार्केट। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म सेमी स्ट्रॉन्ग, एनीबॉडी? यस सर, सेमी स्ट्रॉन्ग का मतलब है सिर्फ पब्लिक इंफॉर्मेशन जो होगी वो ही पब्लिक डोमेन में है, और उसी का इफेक्ट प्राइस पर देखने को मिलता है। इसका मतलब अगर आज AGM है तो यस, वो पब्लिकली बता दिया जाता है कि उसमें क्या क्या अनाउंसमेंट्स थी और उसका इंपैक्ट प्राइस पर आ जाएगा। लेकिन इनसाइडर इंफॉर्मेशन आज भी पब्लिक डोमेन में नहीं आई, तो उसका इंपैक्ट आज भी प्राइस में नहीं आएगा। तो मुझे बताओ, सेमी स्ट्रॉन्ग में आज भी कौन सी इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं है? इनसाइडर, जिसकी वजह से क्या इनसाइडर ट्रेडिंग पॉसिबल है? यस। तो ज्यादातर कौन सी मार्केट में हम लोग प्रिवेल करते हैं? सेमी स्ट्रॉन्ग में। कहां प्रिवेल करते हैं? सेमी स्ट्रॉन्ग में। क्लियर है? ठीक है सर। एंड व्हाट अबाउट वीक फॉर्म? सर घटिया। ये वो मार्केट है जिसको करंट इंफॉर्मेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये वो मार्केट है जहां पर आज भी प्राइजेस जो होते हैं ना, वो बेस्ड होते हैं ऑन द पास्ट इंफॉर्मेशन, हिस्ट्री। तो लिख लीजिए, प्राइजेस आर बेस्ड ऑन पास्ट इंफॉर्मेशन। क्योंकि ये प्राइजेस आर बेस्ड ऑन पास्ट इंफॉर्मेशन, हेंस
जो भी प्राइस होगा इट इज नॉट रिलायबल, बिल्कुल भी रिलायबल नहीं होगा। तो कौन मुझे बताएगा इन तीनों में सबसे घटिया मार्केट कौन सी है? वीक फॉर्म मार्केट। कम ऑन, कौन सी है? वीक फॉर्म मार्केट। क्लियर हो गया? यस सर। तो वी हैव डन विद ECMH, वी हैव डन विद मार्कोविट्स मॉडल, वी नो अबाउट एफिशिएंट फ्रंटियर, वी नो व्हाट इज ऑप्टिमल पोर्टफोलियो, वी नो व्हाट इज SML, वी नो व्हाट इज CML। समझ आ रही है? और ये सारी चीजें थ्योरी में आती हैं, इसीलिए एक बार ही मुझसे सुन लोगे, एक बार ही जब पन्ने पलटना आपको सारा याद आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है सर। सबको मालूम है कि जब हम ये पोर्टफोलियो का चैप्टर पढ़ते हैं तो वी टेक 7 और 8 क्लासेस एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज ऑल क्लासेस एट लास्ट मोमेंट। सो दैट इज वाई दीज क्लासेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसमें हम लोग रैपिड तरीके से सब कुछ कवर अप कर रहे हैं। क्लियर है? ठीक है सर। चलिए अब आगे लिखेंगे जरा आगे लिखेंगे डाउ जोन्स थ्योरी। कौन मुझे बताएगा अकॉर्डिंग टू डाउ जोन्स थ्योरी हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी सिक्योरिटी का जो मूवमेंट होता है ना, जो भी सिक्योरिटी होती है उसके प्राइजेस में 3 तरह की मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। सारे बोलो कितने तरह की? 3 तरह की। 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स देने को मिलती है, 3 तरह के ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं। हाँ जी, कितने ट्रेंड्स देखने को मिलते हैं? 3 टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स कैन बी सीन अकॉर्डिंग टू डाउ जोन्स इन एनी सिक्योरिटीज। ठीक है, आप में से कौन जवाब दे सकता है वो 3 तरह के ट्रेंड्स कौन से थे? सर एक तो था प्राइमरी, एक था सेकेंडरी और एक था माइनर ट्रेंड्स। कुछ याद आ रहा है? यस। नाउ हु विल टेल मी प्राइमरी ट्रेंड क्या होता था जो रहता था फॉर 3 to 4 ईयर्स, और अगर प्राइमरी ट्रेंड अपवर्ड है तो इसको हम क्या बोलते थे? बुलिश। और अगर ये डाउनवर्ड होता था तो इसको आप क्या बोलते थे? बियरिश। याद आ रहा है? यस। सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता था? विच वॉज अपोजिट टू द प्राइमरी ट्रेंड। क्या मतलब है? अगर प्राइमरी बुलिश है तो कुछ समय के लिए क्या वो बियरिश भी होगा? यस। तो सेकेंडरी ट्रेंड वो होता था जो 1 to 3 मंथ के लिए प्रिवेल करता था, और ये रिवर्सल होता है ऑफ प्राइमरी। इसका मतलब अगर किसी सिक्योरिटी का प्राइमरी बुलिश चल रहा है तो सेकेंडरी क्या होगा? बियरिश। और अगर किसी सिक्योरिटी का प्राइमरी बियरिश चल रहा है तो फिर उसका सेकेंडरी क्या होगा? बुलिश। ग्राफ याद करा देता हूं क्या था। ऐसा ग्राफ था, बुलिश बियरिश बुलिश बियरिश। तो ये जो लंबा वाला है ये प्राइमरी है, और कुछ समय के लिए जो डाउन आया वो सेकेंडरी है, फिर प्राइमरी फिर सेकेंडरी, लाइक दिस। क्लियर है? और इसके अलावा आ जाता है माइनर ट्रेंड्स। माइनर ट्रेंड्स जो होते हैं ये रेलेवेंट नहीं होते बेटा, इररेलेवेंट होते हैं। ये इंट्राडे ट्रेड की वजह से होता है। ये अप भी हो सकता है, डाउन भी हो सकता है, बट ये कभी भी प्राइस डिसाइडर्स नहीं होते। यानी कि माइनर ट्रेंड को बेस करके आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये शेयर का प्राइस सही है या गलत। ठीक है जी। तो डाउ जोन्स थ्योरी विच वॉज गिवन बाय चार्ल्स एच डाउस, उसने ये कहा कि एनी सिक्योरिटी विल फॉलो 3 टाइप्स ऑफ पैटर्न। वन इज प्राइमरी, द अदर वन इज सेकेंडरी एंड द थर्ड वन इज माइनर ट्रेंड्स। प्राइमरी का मतलब होता था जो रहेगा फॉर 3 to 4 ईयर्स, सेकेंडरी 1 to 3 मंथ्स, और माइनर इज ऑन इंट्राडे बेसिस। माइनर को हम कभी भी नहीं देखते इन ऑर्डर टू एनालाइज एनी सिक्योरिटी, सो वी ईदर लुक इनटू द प्राइमरी ट्रेंड्स और वी लुक इनटू द सेकेंडरी ट्रेंड्स। प्राइमरी ट्रेंड कैन बी बुलिश, इट कैन बी बियरिश। अगर ये अपवर्ड है तो बुलिश, अदरवाइज बियरिश। सेकेंडरी हमेशा रिवर्सल होता है किसका? प्राइमरी का। क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल से ये भी हमें समझ आ गया है। इसके बाद एक टॉपिक और लिखना है आपने, जेनसेंस अल्फा मॉडल। लिख लीजिए, जेनसेंस अल्फा मॉडल। जेनसेंस अल्फा मॉडल सर ये क्या था, याद करेंगे सर। जेनसेंस अल्फा मॉडल बेसिकली हमें यह बताता था वेदर अ सिक्योरिटी इज अंडर प्राइस्ड, ओवर प्राइस्ड या करेक्टली प्राइस्ड।
So in order to find whether a given security is underpriced, overpriced, correctly priced, we used to find out क्या, Jensen's alpha value. ठीक है, और इसमें ये कहा जाता था कि अगर अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसका मतलब सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, तो इसको हम बोलते थे अंडर प्राइस्ड. अगर अल्फा की वैल्यू 1 है तो हम इसको बोलते थे करेक्टली प्राइस्ड, और अगर कहीं अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है तो इसको आप बोलते थे ओवर प्राइस्ड. सो कोई भी सिक्योरिटी अंडर, करेक्टली या ओवर प्राइस्ड कब होती थी, ये डिपेंड करता था ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ अल्फा. अब बच्चा ने कहा कि सर अल्फा कैसे निकालते थे, तो सर याद कर लेते हैं. कौन मुझे याद करके बता सकता है हाउ टू फाइंड आउट अल्फा? वेरी सिंपल. अल्फा का फॉर्मूला होता था एक्चुअल रिटर्न माइनस RF प्लस बीटा RM माइनस RF. ओहो सर ये तो वही वाला है डिजायर्ड रिटर्न. हाँ, तो एक्चुअल रिटर्न में से माइनस क्या कर दो, डिजायर्ड रिटर्न. पॉजिटिव तभी आएगा जब एक्चुअल रिटर्न ज्यादा होगी, और जब जब एक्चुअल रिटर्न ज्यादा होती थी तो हम क्या बोलते थे, सिक्योरिटी बहुत अच्छी है. और अच्छी चीज हमेशा अंडर प्राइस्ड. इसीलिए इन्होंने क्या बोला, अल्फा पॉजिटिव तभी होगा. देखो अल्फा पॉजिटिव तभी होगा जब AR इज मोर देन DR, है ना. तो ऐसी सिक्योरिटी हमेशा क्या कहलाएगी, अंडर प्राइस्ड. रटना नहीं है बेटा, रिलेट करके पढ़ोगे, इट इज वेरी सिंपल. तो ऐसा हो सकता है कि पेपर में क्वेश्चन आ जाए फाइंड अल्फा वैल्यू. कम ऑन, फाइंड अल्फा वैल्यू. तो कैसे निकालोगे, समझ आ गया. सर एक्चुअल रिटर्न उठाओ, इनका ये उठाओ, दोनों का डिफरेंस लो, यू विल गेट अल्फा वैल्यू. क्लियर है. एंड पेपर में एग्जीक्यूटिव वालों को क्या आएगा, या तो अल्फा निकालना आएगा या ये पूछा जाएगा कि सजेस्ट करो कि वेदर सिक्योरिटी इज अंडर, ओवर या करेक्टली प्राइस्ड बेस्ड ऑन अल्फा वैल्यू. कम ऑन, बेस्ड ऑन अल्फा वैल्यू. हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट मॉडल लिखेंगे जरा, शार्पे इंडेक्स मॉडल. शार्पे इंडेक्स मॉडल, ठीक है जी. अब ये मॉडल हमें क्यों पढ़ाया जाता था, पहले इसको नोट कर लेते हैं. लिखो, दिस मॉडल हेल्प्स अस टू फाइंड आउट ऑप्टिमल पोर्टफोलियो. ये मॉडल हमें हेल्प करता था टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल पोर्टफोलियो. ठीक है जी. अब एक बच्चा पूछता है सर ऑप्टिमल पोर्टफोलियो क्या होता है, तो लिखो, ऑप्टिमल पोर्टफोलियो वो होता है जिसका रिस्क प्रीमियम पर यूनिट ऑफ टोटल रिस्क सबसे हाईएस्ट होता है. जिसका रिस्क प्रीमियम पर यूनिट ऑफ टोटल रिस्क सबसे हाईएस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं कि वो सबसे बेहतर, सबसे ऑप्टिमल पोर्टफोलियो कहलाएगा. बच्चा कहता है सर हम कैसे निकालेंगे ये, आओ देखते हैं. एक छोटा सा क्वेश्चन चेक कर लेते हैं. सपोज करो कि आपके पास 3 पोर्टफोलियोज हैं, तीनों का रिटर्न भी दिया हुआ है, ठीक है, और तीनों से रिलेटेड हम लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है. ठीक है. अब देखो जरा, मान लो इसका रिटर्न है 18, इसका 20, इसका 22 या 25 ले लेते हैं. और जहां तक स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 10, इसका 11 और इसका दिया हुआ था 13. ठीक है. और रिस्क फ्री का रिटर्न आ रहा है 6%. हमें यह बताना है कि इन तीनों में से ऑप्टिमल कौन है. आराम आराम से देखेंगे जरा, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल. मुझे बताओ पोर्टफोलियो ए जो है वो रिस्क फ्री से कितना ज्यादा प्रीमियम दे रहा है, ये बता दो. 12%. वेरी गुड. तो आराम से आपने क्या करना है, आपने निकालना है रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री. दोनों का गैप ले लो आप, तो साफ दिख रहा है 12% का प्रीमियम दे रहा है ए. बताओ बी कितना प्रीमियम दे रहा है, 14%. और सी कितना प्रीमियम दे रहा है, 19%. तो तीनों का प्रीमियम निकल आया जो ये रिस्क फ्री से ज्यादा दे रहे थे. क्लियर है. लेकिन कौन मुझे बताएगा ये 12% कमाने के लिए रिस्क कितना लिया, 10. 14 प्रीमियम कमाने के लिए रिस्क कितना लिया, 11. और 13 प्रीमियम, सॉरी 19 का प्रीमियम कमाने के लिए रिस्क कितना लिया, 13. तो क्या इतना प्रीमियम कमाने के लिए क्या हमने रिस्क भी लिए हैं? यस. तो अगर पेपर में यह पूछा जाए कि बताओ पर यूनिट ऑफ रिस्क प्रीमियम कितना आएगा, तो आपने क्या करना है, आपने डिवाइड कर देना है. सिंपल. तो 12/10 1.2,
हाँ जी, 12/10 1.2, फिर आपने लिखना है 14/10 ना, 14/11, यह आएगा 1.2727, फिर आएगा 19/13 1.4615। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कहां पर हम लोगों को प्रीमियम ज्यादा आ रहा है, सी में ज्यादा आ रहा है। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू शार्पे इंडेक्स मॉडल कौन सा पोर्टफोलियो सबसे ऑप्टिमम होगा, सी सबसे ऑप्टिमम होगा, खत्म। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शार्पे इंडेक्स मॉडल। कौन क्या बोलते हैं, शार्पे इंडेक्स मॉडल। लॉक कर दो इसको, यस सर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लिखेंगे जरा, नेक्स्ट लिखेंगे, हम लोगों ने जब पोर्टफोलियो की थ्योरी पढ़ी थी तो उसमें मैंने आपको सिक्योरिटी को एनालाइज करने के लिए 3 थ्योरम्स पढ़ाई थी। एक मैंने आपको पढ़ाई थी टेक्निकल अप्रोच, एक मैंने आपको पढ़ाई थी फंडामेंटल अप्रोच, और एक हमने पढ़ी थी रैंडम वॉक अप्रोच। याद आ रहा है? मैं तीनों थ्योरम्स को जस्ट 1 मिनट में खत्म करा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। कौन बताएगा आप में से अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल अप्रोच, हाँ जी, अगर हम फंडामेंटल की माने तो कोई भी सिक्योरिटी को एनालाइज कैसे करना था? तो अगर आपको याद हो तो फंडामेंटलिस्ट ये मानते थे कि सिक्योरिटी का एनालिसिस करते समय हमें उसके फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना चाहिए, नंबर 1। एंड किसी भी सिक्योरिटी का जो प्राइस होना चाहिए वो प्रेजेंट वैल्यू होनी चाहिए ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज। अगर आपको याद आ रहा हो, जिस सिक्योरिटी में हमें फ्यूचर में क्या मिलेगा उसके बेसिस पर हमें उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लेनी चाहिए, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू, क्या वही उसका करेक्ट प्राइस होना चाहिए। तो फंडामेंटलिस्ट का क्या मानना था कि हर शेयर की एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है जो कि डिपेंड करती है उस शेयर के फ्यूचर कैश फ्लोज पर और इन्वेस्टर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पर। जब इन दोनों को इस्तेमाल करके हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज निकालेंगे, सो दैट विल बी टेकन एज द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ दैट सिक्योरिटी, राइट। नाउ व्हाट वाज टेक्निकल अप्रोच, कौन बताएगा? बिल्कुल सही, टेक्निकल अप्रोच वो थी जिसमें ये लोग मानना जाता था कि सिक्योरिटी का जो प्राइस होता है वो बेस्ड होता है पास्ट पर। ये देवर स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स, क्या हिस्ट्री रिपीट्स इन इटसेल्फ। ये मान के चलते हैं कि हिस्ट्री जो है दोबारा दोहराएगी। तो टेक्निकल वालों का यह मानना होता है कि अगर हमें फोरकास्टिंग करनी है तो क्या हम चार्ट बनाते हैं, और जो भी ये चार्ट्स बनाए जाएंगे क्या वो पास्ट बेसिस पर बनाए जाएंगे। यानी कि पहले आपको उस सिक्योरिटी का क्या देखना है, पास्ट, और पास्ट के बेसिस पर क्या हमें फ्यूचर को फोरकास्ट करना है, पास्ट के बेसिस पर क्या हमें फ्यूचर को फोरकास्ट करना है। दैट इज टेक्निकल अप्रोच। एंड अगर पेपर में आ जाता है कि विच अप्रोच यूजेस मेक यूजेस ऑफ चार्ट्स एंड डायग्राम्स, तो आप क्या बोलोगे? टेक्निकल अप्रोच यूजेस किसको? चार्ट्स एंड डायग्राम्स को। क्लियर है? ठीक है सर। व्हाट अबाउट रैंडम वॉक, किसी को याद है रैंडम वॉक क्या होता था? रैंडम का मतलब मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, उसने कहा था कि मार्केट इज जस्ट लाइक अ ड्रंकन पर्सन। ड्रंकन पर्सन, और ये ड्रंकन पर्सन कौन होता है? जिसको ये नहीं मालूम होता कि उसको किस तरह से चलना है, उसका अगला स्टेप कहां जाएगा नोबडी नोज, क्योंकि वो लड़खड़ाता हुआ चलता है। तो बिल्कुल उसी तरह से उन्होंने कहा कि मार्केट is actually just like a drunken person and nobody can predict कि प्राइस कल क्या होगा। उसने कहा क्यों? उसने कहा मेरा यह मानना है कि किसी भी सिक्योरिटी का प्राइस जो होता है वो बेस्ड होता है ऑन इंफॉर्मेशन पर, और इंफॉर्मेशन क्या आएगी कल, क्या वो अनसर्टन है। देखिए कोई भी नहीं जानता था कि कोरोना जो है वो दोबारा से ऊपर आ जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं?
क्या जिसकी वजह से डेफिनेटली फिर से क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे खतरा आना शुरू हो गया है? बिल्कुल। हमारा इंस्टीट्यूट तो देखो इतने टाइम से खुला ही नहीं है। कितना टाइम हो गया यार, 1 साल से ऊपर हो गया हम लोग घर बैठे हुए हैं, और हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी भी चीजें होएंगी फ्यूचर में और इतना हम लोगों को इकोनॉमिकली अफेक्ट आएगा, है ना। तो बेसिकली आज फ्यूचर में प्राइस क्या होगा, क्या ये इंफॉर्मेशन पे डिपेंड करता है, और फ्यूचर में इंफॉर्मेशन क्या होगी, क्या ये सर्टन है या अनसर्टन? क्योंकि अनसर्टन है, हेंस प्राइस इज ऑल्सो अनसर्टन, ऐसा बोला रैंडम वॉक थ्योरी ने। क्लियर है? सो आई एम वेरी श्योर, आई होप सो वी हैव ऑल डन नाउ। सो प्लीज मेक श्योर जितना मैंने कराया इसको अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है। आज कोई क्वेश्चन नहीं है तो कमेंट बॉक्स में क्या करोगे फिर आप? कुछ नहीं करना, मजे लो जिंदगी के। क्या आप यही चाहते थे? हाँ, कमेंट बॉक्स में मैं आपको एक टास्क देता हूं, अगला चैप्टर कौन सा करना है वो लिख देना, ठीक है। अब अगले चैप्टर के लिए ना मैं आपसे वोटिंग कराऊंगा, आपने वोट करना है कि व्हाट शुड बी द नेक्स्ट चैप्टर टू बी टेकन टुमारो। क्लियर है? और वोटिंग के बेसिस पे मैं डिसाइड करूंगा कि कल कौन सा चैप्टर हमें लेना है। क्लियर? चलो, बहुत बढ़िया। तो आई एम वेरी श्योर नाउ पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट हमें समझ आ गया है। कुछ अगर एक आधा टॉपिक छूट गया हो तो आप चेक कर लेना, कमेंट बॉक्स में बता देना। आई विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट क्लास। क्लियर है? थैंक यू वेरी मच। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल एंड प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, बट जब मैं आपको कुछ कहता हूं तो वो आपके फायदे के लिए बोलता हूं। क्लियर है? तो प्लीज उसको पॉजिटिवली लीजिएगा, नॉट इन द नेगेटिव टर्म्स। क्लियर है? चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड।